मैं प्रोफेसर साहब से ही जनरली शुरू करता हूं, क्योंकि हम सब लोगों में भाई प्रोफेसर शिक्षक आप ही हैं, तो हम लोगों को बहुत सी चीजें बताते भी हैं और हम लोगों को बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। प्रोफेसर साहब, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार, क्योंकि इसमें बहुत डिवाइडेड वो था, हम लोगों में से काफी लोगों का ये मानना था कि भाई आम आदमी पार्टी, एक केजरीवाल साहब वही चाल चलते हैं जो मोदी जी चलते हैं, उसी स्कूल के पढ़े हैं, लेकिन उससे बेहतर पढ़े हैं। मतलब आईआईटी के होने की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा अच्छी है और ग्रास्पिंग ज्यादा अच्छी है, और जब वो किसी चीज को फिर से यूज करते हैं तो उसको ज्यादा शार्प और ज्यादा मारक क्षमता उसकी कर देते हैं। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार ये मामला इससे बड़ा है। केजरीवाल साहब को इस इलेक्शन तक तो निकलने नहीं दिया जाएगा, और इसकी ज्यादा संभावना है कि केजरीवाल साहब को अब सजा भी होगी ही होगी, उनको कन्विक्ट किया जाएगा। और जैसे राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया था, अगर याद हो तो राहुल गांधी को कन्विक्ट करके 6 साल के लिए बाहर किया गया था, तो अब इनका भी कन्विक्शन करीब करीब तय है। आम आदमी पार्टी का करीब करीब तय है कि उसका वो पार्ट एज अ पार्टी वो हो सकता है इस इलेक्शन से पहले ही खत्म कर दी जाए। कांग्रेस के खाते सीज हैं, जो अभी आया है उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो अभी जो मुझे लगता है उसके पास दफ्तर भी बैठने के लिए शायद अगले 1 महीने बाद नहीं रहेगा। तो प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब, जो हम और आप बहुत लंबी लंबी डिबेट किए कि ये दो लोकतंत्र बचाने का अंतिम अवसर 2024 अंतिम अवसर, वो लोकतंत्र उसको जो भी तंत्र बोलिए, ये इलेक्शन तक की बहुत जरूरत ही नहीं मोदी जी समझ रहे हैं। वो उससे पहले ही कह दे रहे हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दे रहा हूं। इलेक्शन की क्या करोगे, इलेक्शन करके क्यों इतना, गर्मी के दिन है, काहे घर बैठो आराम से, तो कांग्रेस वाले भी घर बैठे, काहे के लिए इलेक्शन लड़ने की ये सब करें। प्रोफेसर अखिल स्वामी, जो रिसेंट हुआ उसको आप कैसे देख रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब? देखिए आनंद जी, मैं समझ रहा हूं कि जितनी निराशाजनक स्थिति आप समझ रहे हैं वैसी है नहीं। देखिए स्थिति यह है, मैं 1947 के बाद पैदा हुआ, 1952 में पैदा हुआ। 1947 के पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो क्या इससे कम निरंकुश शासन था? और एक धोती पहने हुए एक आदमी अपनी बैरिस्ट्री को छोड़कर नंगा पैर चला था, और उस समय अनपढ़ जनता उसके साथ खड़ी हो गई थी और लाखों की भीड़ खड़ी हो गई थी। देखिए लोगों की चेतना को एक प्रकार से चैलेंज किया जा रहा है, चुनौती दी जा रही है, और यह बात बिल्कुल सही है कि वो निरंकुशता की पराकाष्ठा, क्योंकि जैसे जैसे हार समीप दिख रही है, यह समझ में आ रहा है कि बीजेपी के पांव उखड़ रहे हैं। और आप अगर विश्लेषण करें वास्तविकता में, जो हमारी वित्त मंत्री महोदया हैं निर्मला सीतारमण, चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर रही हैं? जयशंकर साहब चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर रहे हैं? 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुजरात के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी जीती हुई, जिसको समझा जाता है कि गुजरात सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है बीजेपी का, वहां इलेक्शन वो चुनाव में कैंडिडेचर के डिक्लेरेशन होने के बाद चुनाव क्यों मना कर रहे हैं? अगर ऐसी स्थिति होती कि जनता इतनी निराश होती और नेताओं को यह पता होता कि बीजेपी जीत रही है और इस प्रकार हिंदुस्तान की जनता इसको स्वीकार कर लेगी, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के अंदर क्यों आते? पप्पू यादव कांग्रेस के अंदर क्यों आते? राजस्थान के अंदर राहुल कस्बा क्यों आते? हनुमान बेनीवाल जैसा नेता जिसकी एक सीट बिल्कुल पक्की है, राहुल कस्बा की सीट पक्की है। अगर बीजेपी इतनी सशक्त पार्टी होती, आज के तारीख में कर्नाटका के अंदर बीजेपी के अंदर विद्रोह क्यों हो रहा है? गुजरात के अंदर, वहां पे बनासकांठा के अंदर पुलिस को बीजेपी के कार्यालय को सुरक्षित रखना पड़ रहा है। आनंद जी, इतनी निराशाजनक स्थिति नहीं है। देखिए जो मरी हुई मछलियां हैं वो पानी के बहाव में बहती हैं, और जो जिंदा मछलियां हैं वो विपरीत परिस्थिति में, और ऐसी विपरीत परिस्थिति में भारत ने बहुत समय देखी है। जब कौरव पक्ष में इतनी अक्षौणी सेना थी और पांडव बहुत कम थे, वो 100 थे, ये 5 भाई थे, वो 100 भाई थे, इसके बावजूद कल्पना की थी कि पांडव जीतेंगे। रावण की सेना कितनी मजबूत थी, और भगवान श्री राम के साथ कौन था? बंदर थे ना, वानर थे, जीते थे ना। अंग्रेजों के समय जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था विश्व के अंदर, कांग्रेस ने
और क्रांतिकारियों ने इस देश के अंदर लड़ाई जीती थी और देश को आजादी कहा, ये बात दूसरी है। कुछ लोगों ने दलाली की थी, कुछ लोगों ने पेंशन ली थी, कुछ लोगों ने माफी मांगी थी, लेकिन देखिए देश की जनता को इतना अबोध मत समझिए। और इसके बावजूद ये समय भी आने वाला है 15-20 दिन के अंदर जब सरकारी अधिकारी भी रिवोल्ट कर देंगे कि हम इस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर ये इन प्रकार आपने चुनाव जीता और किस प्रकार की ईवीएम के वीवीपैट गायब हो गए और जिस प्रकार की चीजें हुई, आज ये देखिएगा जनता का जो उबाल है वो श्रीलंका से ज्यादा होगा। और जैसा बताया गया, मैं तो यहाँ फरीदाबाद में रहता हूं, फरीदाबाद लोकसभा में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की सोच रहा हूं। मुझे केवल 10 प्रस्तावकों की जरूरत है। अपना वोट भी अपने को नहीं दूंगा, अपना वोट भी कांग्रेस को दूंगा, मेरी पत्नी भी कांग्रेस को वोट देंगी। केवल मैं इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूं कि 500 की संख्या पूरी करनी है जिससे कि ईवीएम से चुनाव ना हो। इसलिए मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, वो गुजरात के पढ़े हुए लोग हैं, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ लोग हूं। अगर आप 10 प्रस्तावक मेरे लिए ढूंढ दे और 25,000 की जमानत की व्यवस्था कर दे, फरीदाबाद से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, अपना वोट खुद अपने को नहीं दूंगा। प्रोफेसर साहब, अब एक दो चीजें जरा मुझे बता दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात ये हो रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को पीछे कर देना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल अरविंद केजरीवाल ने बहुत, जिसको कहेंगे अब उसको कोई शातिर कह सकता है, कोई इंटेलिजेंट कह सकता है, जो भी नाम लीजिए, लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने साथ अब जोड़ लिया है। उन्होंने कल ये स्पष्ट कर दिया कि जब केजरीवाल जी को 4 बार फांसी देने की सजा सुनाई जाएगी, कि उनको 4 बार फांसी दी जाए इस काम के लिए, तो उसमें यह भी लिखना जरूरी हो जाएगा कि शरद रेड्डी जी ने 55 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिया। ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया। अब वो उसको इस तरह से उन्होंने ताने बाने में कर लिया है कि शरद रेड्डी इलेक्टोरल बॉन्ड के बिना इनकी सजा भी नहीं सुनाई जा सकती है। सजा सुनाओ, लेकिन शरद रेड्डी और इलेक्टोरल बॉन्ड की तो बात तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो एक तो जरा ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड छूटने वाला नहीं है, वो ऐसा चिपक गया है। दूसरा प्रोसेस साहब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 31 को परसों एक रैली है रामलीला मैदान में, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं, लेकिन उसके जवाब में मेरठ में अरुण गोविल जी, राम जी, वहां पे एक रैली हो रही है बीजेपी की, और वहां पे वो 68 वर्ष, हाँ 68 नहीं 66 वर्षीय राम जी, रामलला, हमारे यहाँ अयोध्या में तो रामलला है, वहां एक 66 वर्ष के राम जी जो हैं वो वहां से हुंकार भरेंगे और राम जी के नाम पे होगा। आपको क्या लगता है कि मेरठ की रैली, भले ही उसकी कोस को कवरेज ज्यादा मिले, वो ये जो 31 की रैली के सामने कुछ भी बात कर पाएगी? क्योंकि जितना ये कर रहे हैं उतना 31 की रैली और अपने आप ही उसका प्रचार हो रहा है। तो दोनों बातें, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या इनके पास से छूट पा रहा है, और दूसरा 31 की रैली में मेरठ और रामलीला मैदान की रैली में अब एक तरह का कंपटीशन भी हो गया है। प्रोफेसर अखिल स्वामी। दयानंद जी, आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं एक टिप्पणी ये करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि बीजेपी के आईटी सेल की जो योजना है वो सफल हो रही है। आज के कार्यक्रम का जो शीर्षक था, आज हमारी सारी एनर्जी लगी हुई है अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को गाली देने में। यही बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में भेद पैदा हो जाए। जो शक्ति आज मिलकर लड़ रही है, क्योंकि केजरीवाल को भी पता है, उद्धव ठाकरे को भी पता है, शरद पवार को भी पता है, तेजस्वी को भी पता है, ये सब जेल जाएंगे, फांसी पे चढ़ाए जाएंगे अगर नहीं लड़ेंगे। तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता। इसका मतलब यह है, आपके दर्शक जो 4,500 लोग इस समय देख रहे हैं, उसमें 2,000 होंगे आम आदमी पार्टी के समर्थक, 2,500 होंगे उसमें कांग्रेस के समर्थक। उनको आपस में युद्ध कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज के तारीख में हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं जिसमें एकजुट होने की आवश्यकता है। 3 साल से सत्येंद्र जैन जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं। दिल्ली की जनता आज की तारीख में इतनी ज्यादा सहानुभूति है, इतनी ज्यादा सहानुभूति है कि 3 सीट जो कांग्रेस की लड़ेगी और 4 सीट जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 7 सीट इसलिए जीतेंगे कि मिल के लड़ रहे हैं। आज के तारीख में ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किसी प्रकार का मतभेद पैदा करना और इस समय कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी के एक खिलाफ भिड़ाना मेरे ख्याल से मैं उचित नहीं समझता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं खुद रामलीला ग्राउंड जाऊंगा, लेकिन मुझे शक यह है कि वहां पे 31 से पहले लोगों को अरेस्ट किया जाएगा
पुलिस उनको नहीं जाने देगी, हर तरह के अत्याचार होंगे, अनाचार होंगे। लेकिन मैं जानता हूं जिस प्रकार का काडर आम आदमी के पास है और जिस प्रकार का मोबिलाइजेशन उनके पास है और जिस प्रकार का आईटी सेल उनके पास है, रामलीला ग्राउंड की रैली को असफल करने के लिए किसी भी प्रकार के दमन कार्रवाई से ये लोग नहीं बचेंगे। अरुण गोयल साहब हो या कंगना रनौत साहब हो, चाहे गोविंदा साहब हो, सबको दिल्ली में कहीं और मैदान में मीटिंग करा लें, लेकिन अगर नहीं लोगों को रोका गया और अरेस्ट किया गया, रामलीला ग्राउंड में इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन ये इकट्ठे नहीं होने देंगे। मेरा निवेदन यह है, इस समय बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सामने हमको दिख रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें और आपस में जो आज इंडिया गठबंधन में लोग हैं उसकी तरफ अपनी गदा और तीर ना दागें।